आज हम करेंगे 10+2 क्लास का ज्योग्राफी विषय का लेसन नंबर 4 और हमारा लेसन 4 है मानव विकास। मानव विकास हमने ये लेसन स्टार्ट कर दिया था, उसमें हमने आपको बता दिया था मानव विकास क्या है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। मानव विकास मानव की गुणवत्ता में जो परिवर्तन आते हैं उसको हम मानव विकास कहेंगे, या विकल्पों में परिवर्तन होना, विकल्पों में वृद्धि होना मानव विकास कहलाएगा। ठीक है। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हमने डॉक्टर महबूबुल हक की भी हमने परिभाषा कर ली थी इसमें, और अमर्त्य सेन की भी हमने कर ली थी, वो आप अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे। आज हमारा जो विषय है वो रहेगा मानव विकास के 4 स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? खंभे होते हैं भाई, जिनके ऊपर जैसे मान लो कोई मकान बनाते हैं तो उसके जो लेंटर डालते हैं उसके नीचे कुछ स्तंभ होते हैं, दीवारें होती हैं, और दीवार के साथ साथ में बरामदा वगैरह लगाते हैं तो उसके स्तंभ लगाए जाते हैं। स्तंभों के ऊपर जो है ना वो लेंटर वगैरह डाला जाता है, छत लगाई जाती है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ, 4 खंभे जो है, ये पिलर जो है, ये जिनके ऊपर जो है मानव विकास टिका रहता है। इस प्रकार से ये जो है ना स्तंभ माने गए हैं मानव विकास के, और इनके ऊपर जो है हमारा मानव विकास टिकता है। तो स्तंभ से मतलब ये है कि भाई मानव विकास होता किस किस चीज को, किस चीज, कौन कौन सी ऐसी चीजें चाहिए जिस पर मानव विकास हमारा टिकेगा, या मानव विकास हमारा आगे बढ़ेगा, या मानव विकास होगा। उसके लिए क्या चाहिए? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए 4 टायर चाहिए, उनके ऊपर वो टिकेगी तभी तो वो चल पाएगी ना। इसी प्रकार से जो 4 स्तंभ है मानव विकास के, ये 4 वो साधन है, 4 वो आधार हैं जिनके ऊपर मानव विकास जो वो ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहला उपागम हम इसमें करेंगे वो है आय उपागम। आय उपागम का मतलब क्या है कि भाई आर्थिक गतिविधियां, आय जो कमाई होती है वो एक उपागम। उपागम का मतलब ये समझिए आपकी एक आधार है उसका, भाई एक ऐसा आधार है जिस पर मानव विकास टिकेगा या मानव विकास ग्रोथ करेगा। तो आय देखी जाएगी सबसे पहले कि व्यक्ति कमाता कितना है, उसकी आय देख करके हम विकास करेंगे। देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अधिक कमाता है, इनकम अधिक है, तो उसका विकास होगा। वो अपने सभी जो सुविधाएं उसको चाहिए जीवन संबंधी वो खरीद पाएगा उनको, या वो साधन जुटा पाएगा। तो आय उपागम सबसे पुराना उपागम है ये। मैंने बताया था ये 1990 से पहले जो है आय उपागम यही माना जाता था कि भी आय है तो मानव विकास है। पढ़ा था हमने, शायद आपको ध्यान। 1990 के बाद में जो अर्थशास्त्री हुए उन्होंने इस परिभाषा को चेंज कर दिया, बदल दिया कि भाई आय उपागम जो है वो नहीं रखा जाएगा, अन्य बहुत सारी चीजें हैं उनको देख करके हम मानव विकास का निर्धारण करेंगे। तो इसमें इनकम देखी जाती है। सबसे पहला उपागम यही है कि अगर मानव विकास चाहिए तो आय बढ़ानी पड़ेगी हमें। अपने जितने भी व्यक्ति जिस समाज में या जिस देश में रहते हैं उनकी आय बढ़नी चाहिए, इनकम अधिक होगी तब मानव विकास हो पाएगा। तो ये पहला उपागम था हमारा। दूसरा है कल्याण उपागम। क्या है कल्याण का मतलब? क्या है कल्याण से मतलब होता है भलाई संबंधी, ऐसी क्रियाएं जिससे लोगों की भलाई हो। अगर वो क्रियाएं हैं किसी समाज में, किसी क्षेत्र में, किसी देश में, तो वो विकास कर पाएगा। कल्याण संबंधी जो उपागम है वो यही है कि भाई व्यक्तियों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं कार्य, लोगों को ये कितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार द्वारा, लोगों की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। अगर लोगों की उन्नति के लिए कार्य सरकार कर रही है, उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य हो रहे हैं, तो ये कल्याण उपागम है। अगर किसी देश की सरकार कल्याण उपागम के ऊपर ध्यान दे रही है तो वो देश जो है वो विकास कर पाएगा। तो कल्याण उपागम से मतलब लोगों की भलाई संबंधी क्रियाओं से है, लोगों की समृद्धि संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनको हम कल्याण उपागम के अंतर्गत लेते हैं। नंबर 3 है वो आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकताएं हमारी क्या होती हैं? रोटी है, आधारभूत आवश्यकता का उपागम है इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये चीजें होनी चाहिए। देखो सबसे मेन आधार तो हमारा यही है, रोटी, कपड़ा और मकान।
रोटी खाने के लिए भोजन मिलना चाहिए, मूल आधारभूत आवश्यकता है जीवन की। विकास तब होगा जब ये मूल आधारभूत आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे हम। सबसे पहले तो हमारे लिए खाने के लिए भोजन चाहिए, मूल आवश्यकता है। रोटी के रूप में हम किसको ले सकते हैं? भोजन को ले सकते हैं। देखिए रोटी ना लिख करके आप सीधा लिख सकते हैं यहाँ भोजन। रोटी कपड़ा ये तो एक कथन है, उसके लिए मैंने समझाने के लिए लिखा है यहाँ भोजन चाहिएगा उसको। कपड़ा जो है इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? वस्त्र, वस्त्र लिख देंगे। और मकान है, भोजन चाहिएगा, वस्त्र चाहिए और मकान चाहिएगा। ये मूल आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की। अगर हम किसी क्षेत्र का, किसी देश का विकास करना चाहते हैं तो मूलभूत आवश्यकता उपागम भी एक जरूरी है। इसके बिना विकास नहीं हो सकता। भोजन की जरूरत पड़ेगी मूल आवश्यकता में, वस्त्र की जरूरत पड़ेगी और मकान की। ये तीन चीजें अगर आप उपलब्ध करवा रहे हो तो इसका मतलब विकास आपका हो सकता है, क्योंकि विकास का आधार बना हुआ है और उस देश का या उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो वस्त्र चाहिए, फिर स्वास्थ्य भी मूल आवश्यकताओं में ही आता है। आप स्वस्थ भी होने जरूरी है और शिक्षा भी मिलनी चाहिए। हर विद्यार्थी, हर नागरिक किसी देश का, क्षेत्र का शिक्षित होगा तो विकास अच्छे ढंग से हो पाएगा। ये एक उपागम था या एक स्तंभ था। अब देखिए लास्ट ये है अक्षमता उपागम। अक्षमता का मतलब क्या? अक्षमता का मतलब होता है योग्यता। देखिए कोई व्यक्ति 10 किलो वजन उठाता है और कोई व्यक्ति 20 किलो वजन उठाता है, तो हमें उसकी योग्यता कहेंगे भाई इस व्यक्ति के अंदर अक्षमता। मान लीजिए एक व्यक्ति 10 किलो वजन उठाता है, हम कहेंगे ये 10 किलो वजन उठाने की अक्षमता रखता है। अक्षमता को हम क्या कह सकते हैं? योग्यता, क्वालिटी कह सकते हैं कि उसके अंदर ये अक्षमता है, उसके अंदर ये योग्यता है। कोई 20 किलो वेट उठाता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 20 किलो उठाता है, इसकी क्षमता 20 किलो की है। तो ये अक्षमता उपागम का मतलब क्या है? ये हमारे अर्थशास्त्री हुए हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। मैंने बताया था ना, किसने दिया ये इस स्तंभ के बारे में बताया? डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये हमारे भूगोल में अर्थशास्त्री हुए हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है नोबेल, वो इन्होंने जीता अर्थशास्त्र में। धन संबंधी गतिविधियों के बारे में इन्होंने बताया विश्व को। तो सिर्फ भारत के लिए नहीं किया, विश्व के लिए कार्य किया इन्होंने, तब नोबेल मिला है। और कौन से उसने किया है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में इनको क्या मिला है? नोबेल। अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है इनको। इन्होंने ये उपागम बताया था कि अक्षमता बढ़ाई जाए। इनकी परिभाषा भी है ना, परिभाषा मैंने पहले करवा दी थी पिछली क्लास में, शायद आप भूल गए होंगे, याद रखना उसको। मानव की स्वतंत्रता को बढ़ाना ही मानव विकास है और परतंत्रता को कम करना। कि उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए अपने विकास करने के लिए, बंदी से ना लगाई जाए उसके ऊपर, तब उसकी अक्षमता बढ़ेगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहता है तो उसको स्वतंत्रता पूर्वक अवसर मिलने चाहिए, तब जाके वो विकास कर पाएगा। तो अक्षमता उपागम को बढ़ाने के लिए भी, अक्षमता उपागम भी जरूरी है मानव विकास के लिए, कि योग्यताओं को बढ़ाने का पूरा अवसर जो है लोगों को दिया जाए, ताकि लोग जो अपनी क्षमता में वृद्धि करें और इस प्रकार से वो अपना विकास कर सकें। तो मानव विकास के लिए ये 4 स्तंभ थे। चारों स्तंभ शायद आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसी लेसन में मानव विकास का मापन। अब एक चीज हम समझेंगे यहां, मानव विकास का मापन। अब मानव विकास का मापन कैसे किया जाए? पहले तो हमने ये पढ़ा था कि विकास को जो है वो मापा नहीं जा सकता। वृद्धि को मापा जा सकता है कि भाई कितनी हाइट बढ़ी है, माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। इसके मापन के लिए भी कुछ हमने ऐसे सूचक बनाए हैं, इंडिकेट करे हैं कुछ एक चीजें, उनके हिसाब से नंबरिंग दी जाती है।
देशों की एक श्रृंखला बनाई जाती है, जैसे कोई देश जो 1 नंबर पर है तो कोई 2 पर है, कोई 3 पर है, कोई 4 पर है। ऐसे विश्व के सारे देश जो हैं वो मानव विकास के लिए क्रम निर्धारित किया जाता है कि सबसे ऊपर कौन है मानव विकास में, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है। तो उसके लिए तो नंबर चाहिए ना। अब क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, उसके लिए तो हमें नंबर चाहिए। भी सबसे ज्यादा नंबर लेगा वो फर्स्ट आ गया, उससे थोड़ा कम ले गया सेकंड आ गया, उससे कम नंबर ले गया तो वो थर्ड आ गया। तो इसमें मानव विकास में कैसे देशों का मापन किया जाएगा? इसमें भी नंबर दिए जाएंगे और नंबर भी अलग अलग दिए जाएंगे, एक नहीं है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आते हो तो हिंदी में कितने आए, मैथ में कितने आए, ज्योग्राफी में कितने आए, फिजिकल एजुकेशन में कितने आए, नंबर अलग अलग दिए जाते हैं हर विषय के। ऐसे ही मानव विकास का मापन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ सूचक हैं, उन सूचकों के हिसाब से मानव विकास के नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले क्या सूचक है इसमें आप देखेंगे तो पहला जो सूचक है वो है आपका स्वास्थ्य, नंबर 1 है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो सूचक है ना उसमें हम ये देखेंगे कि लोग स्वस्थ कितने हैं। भाई अगर लोग स्वस्थ हैं तो उसके लिए ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर किसी देश में किसी समाज का हम कर रहे हैं मानव विकास का मापन, तो हमें पहले स्वास्थ्य देखा जाएगा कि वो लोग कितने स्वस्थ हैं। अगर लोग स्वस्थ हैं तो उसके लिए उसको जो है नंबर दिए जाएंगे, जो भी है 5 नंबर रख ले उदाहरण के रूप में। नंबरिंग होता है ये सिस्टम उनका, तो नंबर दे दिए जाएंगे यहाँ। अब नंबर दे करके हम क्या करेंगे कि इसमें भाई स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी मिल रही है। अगर किसी देश में बहुत किस्म की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है ना तो ज्यादा नंबर आ जाएंगे। थोड़ी कम स्तर कम है स्वास्थ्य का, कम नंबर, और स्वास्थ्य का स्तर बिल्कुल गिर रहा है तो बिल्कुल कम नंबर आ जाएंगे। फिर नंबर सेकंड क्या होता है इसमें, नंबर सेकंड होता है इसमें शिक्षा। भाई लोग कितनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये मापन करने के लिए शिक्षा के भी नंबर मिलते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई कितनी हो रही है किसी देश में किसी क्षेत्र में, उस हिसाब से नंबरिंग की जाती है। अगर ज्यादा शिक्षित लोग हैं, प्रतिशत मात्रा ज्यादा है शिक्षितों की, तो नंबर ज्यादा आ जाएंगे। और शिक्षितों की मात्रा अगर शिक्षा का स्तर जो प्रतिशत वो कम है तो फिर नंबर कम आ जाएंगे। तो ये भी एक विकास का मापन का एक साधन है, शिक्षा एजुकेशन देखी जाएगी। संसाधनों तक पहुंच, देखिए संसाधनों तक पहुंच के क्या करेंगे, संसाधन का मतलब क्या है, संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच से हमारा मतलब ये है कि जो संसाधन होते क्या हैं, पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम आने वाली जो चीजें हैं ना वो संसाधन है हमारे लिए। जैसे पेड़ जो है वो हमारे लिए क्या है, वन संसाधन है, कोयला क्या है, संसाधन है, और आपका खनिज पदार्थ क्या है, संसाधन है। तो संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, लोगों के पास संसाधन होने चाहिए, तभी तो वो विकास कर पाएंगे, अन्यथा तो वो विकास ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संसाधनों तक पहुंच ही नहीं बढ़ेगी तो वो विकास अपना कैसे कर पाएंगे। जैसे खेती के लिए जमीन चाहिए, अगर खेती के लिए जमीन है तो संसाधन है और वो अपना विकास कर लेंगे। उद्योग लगाने के लिए अगर मान लीजिए कच्चा माल है, उनके पास खनिज पदार्थ हैं या कृषि उत्पाद हैं या वन उत्पाद हैं, तो वो उद्योग लगा सकेंगे। संसाधनों तक अगर पहुंच अच्छी बनेगी तो मानव विकास भी अच्छे से हो पाएगा। तो संसाधन, मानव विकास संसाधनों तक पहुंच भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और नंबर 4 है जीवन प्रत्याशा। अब जीवन प्रत्याशा में क्या है कि हम ये देखेंगे जीने की उम्र, जीवन प्रत्याशा से मतलब ये होता है कि जीने की उम्र कितनी है। अगर किसी क्षेत्र में या किसी समाज में अगर जीने की उम्र ज्यादा है तो हम ये मानेंगे कि मानव विकास हुआ है। अगर जीने की अवधि कम है, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है जीने की अवधि, जीने की अवधि
कई व्यक्ति जीते कितने साल हैं, कोई 100 साल तक जीते हों किसी देश में, किसी में 60 साल में ही मर जाते हों, किसी में 50 में मर जाते हों, किसी में 70 में मिल जाते हों। तो जीवन प्रत्याशा देखी जाएगी मानव विकास का मापन करते टाइम कि लोग कितना जीवन जी रहे हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं। स्वस्थ, स्वास्थ्य जो है ना वो जरूरी है, सबसे ऊपर दे रखा पॉइंट हमने। तो जीने की प्रत्याशा तभी बढ़ेगी जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, तो जीने की अवधि भी देखी जाएगी। अगर ज्यादा लंबी उम्र तक लोग जीवित हैं किसी देश में या क्षेत्र में तो मानव विकास उसका नंबर उसको ज्यादा मिलेंगे, और अगर जीने की अवधि कम है तो नंबर कम मिलेंगे। जापान को देखें तो जीने की अवधि बहुत लंबी है, 100 साल तक के आदमी जीतते हैं, 100 से ऊपर भी जीवित रहते हैं वहाँ, तो उनको नंबर इसमें जीवन प्रत्याशा में ज्यादा मिल जाएंगे। कई देश ऐसे हैं जिनमें जो है प्रदूषण है, इतनी बीमारियां हैं, लोग पहले ही मर जाते हैं, 100 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाते। भारत में 100 साल की उम्र बहुत कम पूरी कर पाते हैं लोग, तो जीवन प्रत्याशा में हमें नंबर क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो ये कुछ एक ऐसे मापन के जो है सूचक थे, ये इन सूचकों के आधार पर, इन इंडिकेटर्स के आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि मानव विकास किसी क्षेत्र का कहाँ कितना है और किस देश का कितने नंबर पर मानव विकास में वो है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही थी कि मानव विकास का किन किन चीजों से मापन किया जा सकता है। इसके अलावा बाकी जो इस चैप्टर में रह गया है वो बाद में करेंगे। आज हमने यही किया, मानव विकास के 4 स्तंभ हमने पता कर लिया कि भाई कौन कौन से स्तंभ हैं जिनके ऊपर मानव विकास टिका है, और फिर सूचक इंडिकेटर ये हमने कर लिए कि इनको देख करके नंबरिंग दी जाती है और उससे मानव विकास में सूचकांक निर्धारित होता है कि कौन देश विकास में आगे है और कौन देश विकास में पीछे है। आज के लिए इतना, बाकी अगली कक्षा।